हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी डीप ब्लू सी को, जो 1999 में रिलीज हुई है। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, ये मूवी डीप ब्लू सी का फर्स्ट पार्ट है और इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं और आगे के 2 पार्ट्स में आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, तो उन्हें भी आप मिस नहीं करिएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है और हम डॉक्टर स्यूजन को देखते हैं, जो काइमेरा फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक कंपनी के लिए काम करती है और वो अल्जाइमर को खत्म करने के लिए एक रिसर्च पर काम कर रही होती है। लेकिन अब कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स उसे ये रिसर्च खत्म करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका बहुत पैसा लग गया है इस रिसर्च पर, लेकिन कोई रिजल्ट हाथ में नहीं आया। तो डॉक्टर स्यूजन उनसे 2 दिन का टाइम मांगती हैं और कहती हैं कि 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम स्यूजन और फ्रैंकलिन को देखते हैं, जो अपनी रिसर्च फैसिलिटी पर जा रहे होते हैं, जो समंदर के बीच में बनी होती है। अब फ्रैंकलिन को वहाँ जैनिस वेलकम करती है, जो एक मरीन बायोलॉजिस्ट होती है, और वो उसे इस रिसर्च फैसिलिटी का टूर देने लगती है। वहीं फ्रैंकलिन कार्टर को एक पूल में शार्क के साथ देखता है, जो वहीं रखी शार्क्स का ख्याल रखता है, और फ्रैंकलिन उसे देखकर काफी इम्प्रेस्ड होता है। अब जैनिस उसे बताती है कि वो नॉर्मल शार्क्स हैं जिन पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो 3 मैको शार्क्स हैं, जो साइज में उनसे काफी बड़ी हैं और उन्हें अलग रखा गया है। अब वहीं हम टावर ऑपरेटर ब्रेंडा को देखते हैं, जो वीकेंड पर घर जाने वाले क्रू के लिए एक सॉन्ग प्ले करती है, और जैनिस बताती है कि हर वीकेंड पर कुछ लोग अपने घर जाते हैं और कुछ लोग यहीं काम करते हैं। कार्टर अब टॉम से मिलता है, जो इन शार्क्स के लिए बनाए गए फेंसिंग का इंजीनियर था। वहीं जैनिस फ्रैंकलिन को रिसर्च फैसिलिटी के बारे में बताती है कि यहाँ अंडरग्राउंड 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 पर क्रू मेंबर्स रहते हैं, लेवल 2 लैब और वर्कशॉप्स हैं, और लेवल 3 पर एक पूरी एयरलॉक फैसिलिटी बनाई गई है, जहां हम उन शार्क्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अब हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्यूजन अल्जाइमर के खात्मे पर जिस रिसर्च पर काम कर रही थी, वो शार्क के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करके उसके प्रोटीन में था, क्योंकि शार्क बुढ़ी भी हो जाती हैं, तब भी उनकी ना आईसाइट वीक होती है और ना उन्हें कोई बीमारी होती है। और इसी पर एक और डॉक्टर जिम विटलॉक काम कर रहे थे। अब लेवल 1 पर किचन में हम एक कुक ब्रीच को देखते हैं, जो बाकियों के लिए डिनर तैयार कर रहा होता है। अब रात में फीडिंग टाइम के वक्त कार्टर देखता है कि एक्सपेरिमेंट वाली 2 शार्क्स अपना खाना छोड़कर एक छोटी शार्क पर अटैक करके उसे खाने लगती हैं। कार्टर ये बात फौरन सीजन को बताता है और कहता है कि हमें कुछ टाइम और वेट करना चाहिए, लेकिन सीजन उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि अगर हमने कल टेस्ट नहीं करा तो हमें ये रिसर्च फैसिलिटी बंद करनी पड़ेगी, इसीलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट डे ब्रेंडा देखती है कि आज मौसम खराब रहेगा और तूफान आने के भी चांसेस हैं। अब शाम होते ही वो लोग लेवल 3 पर टेस्ट की तैयारी करने लगते हैं और कार्टर टनल से होता हुआ एक शार्क को बेहोश करके लैब में ले आता है, और वो शार्क काफी बड़ी थी। अब डॉक्टर जिम उस शार्क का स्कैन लेते हैं और जब सब कुछ सही होता है, तब स्यूजन उस शार्क के दिमाग से 2 सीसी प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करती है। फिर वो एक अल्जाइमर पेशेंट के ब्रेन न्यूरॉन्स पर उस प्रोटीन के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, जिससे बस 6 सेकंड के अंदर ही वो प्रोटीन उस अल्जाइमर को खत्म कर देता है, यानी कि उनकी रिसर्च कामयाब हो जाती है। अब जिम उस शार्क को देख ही रहा होता है कि तभी वो शार्क होश में आ जाती है और वो जिम का हाथ खा जाती है, और उसका बिहेवियर बहुत घुसीला होता है। अब जिम का काफी खून बह चुका था, ये देखकर कार्टर एक गन से उसे शूट करने जाता है, लेकिन स्यूजन उसे ऐसा नहीं करने देती और उस शार्क को रिलीज कर देती है। अब ब्रेंडा कॉल करके इमरजेंसी हेल्प मांगती है और उनकी हेल्प करने एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, और वो लोग जिम को लेकर ऊपर आ जाते हैं, जहां तूफान की वजह से हेलीपैड डूब चुका था। इसीलिए वो हेलीकॉप्टर एक रस्सी से जिम के स्ट्रेचर को ऊपर ले जाने लगता है, और बाकी लोग तूफान से बचने के लिए वापस अंदर आ जाते हैं। अब अचानक ही हेलीकॉप्टर की रस्सी में कोई गड़बड़ हो जाती है और वो लूज हो जाती है, जिससे जिम स्ट्रेचर के साथ ही पानी में चला जाता है, और स्ट्रेचर को एक शार्क पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है, जिससे हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो देता है और वो सीधा कंट्रोल टावर से टकराता है, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका होता है, और उस धमाके से ब्रेंडा भी मारी जाती है। और ये धमाका इतना बड़ा होता है कि हर लेवल को ये हिला देता है, और ऊपर उनके रखे हुए प्लेन और बोट्स भी उसमें तबाह हो जाती हैं। अब नीचे ये लोग देखते हैं कि शार्क अपने मुंह में जिम का स्ट्रेचर पकड़कर शीशे पर मार देती है, जिससे शीशे पर दरार आना शुरू हो जाती है और वो टूटने लगता है।
और उसके टूटते ही वहाँ पानी भरने लगता है, लेकिन बाकी लोग किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और वो पूरी लैब पानी में डूब जाती है। अब ये लोग लेवल 2 पर जाने के लिए स्टेयर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन वो भी पानी से डूब चुकी थी और एलिवेटर भी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए उनके पास ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। अब लेवल 1 पर प्रीत चेक करने के लिए जाता है कि ये सब हो क्या रहा है कि तभी वहाँ भी पानी भरने लगता है और कुछ ही देर में लेवल 1 भी आधा डूब जाता है और हम देखते हैं एक शार्क लेवल 1 में घुस आती है। अब नीचे ये लोग रास्ता ढूंढने लगते हैं कि तभी देखते हैं कि एक शार्क एक स्टील के डोर को तोड़कर अंदर आना चाह रही थी और कुछ ही देर में वो डोर को तोड़ देती है और वहाँ पानी भरने लगता है, लेकिन ये लोग एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। अब फ्रैंकलिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये शार्क ऐसे कैसे कर सकती है और ना ही कार्टर को इसके बारे में पता होता है, तो फ्रैंकलिन स्यूजन को सब सच बताने का कहता है और यहाँ स्यूजन रिवील करती है कि शार्क का दिमाग इतना बड़ा नहीं होता, इसीलिए उससे ज्यादा प्रोटीन निकालना मुश्किल था। तो उसने और डॉक्टर जिम ने इलीगली तौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग से उनके दिमाग का साइज बड़ा किया ताकि वो ज्यादा प्रोटीन ले सके, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से ये शार्क ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन गई है। अब लेवल 1 पर प्रीच देखता है कि एक शार्क उसके पीछे आ रही होती है, तो वो फौरन वहां से भागने लगता है और किचन में छुप जाता है और एक एक्स उठाकर शेल्फ पर चढ़ जाता है और शार्क भी अब किचन में एंटर हो चुकी थी। अब वहाँ प्रीच को अपना पैरट दिखाई देता है, तो वो उसे अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन तभी शार्क पैरट की आवाज से उस पर अटैक करके उसे खा जाती है और ये देखकर प्रीच डर जाता है और शेल्फ के साथ नीचे गिर जाता है। अब शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगती है और प्रीच के करीब ओवन होता है, तो वो उसमें घुस जाता है। अब शार्क उसे खाने के लिए ओवन तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से उसकी गैस ऑन हो जाती है और प्रीच बचने के लिए एग से ऊपर का हिस्सा तोड़कर बाहर निकल आता है और वहां से कूदकर दूर चला जाता है। फिर वो अपने पास रखे लाइटर को जलाकर ओवन के पास फेंकता है, जिससे वहां एक ब्लास्ट होता है और उससे शार्क के छींतरे उड़ जाते हैं। अब नीचे वो लोग आगे बढ़ते हैं और सबमरीन वाले रूम की तरफ आते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि ब्लास्ट की वजह से सबमरीन टूट चुकी है और वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वो सब लोग डाइविंग सूट पहन लेते हैं ताकि ठंड से बच सकें। अब टॉम उन्हें बताता है कि हम मेंटेनेंस लैडर के जरिए ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जगह एयरलॉक्ड है। अगर हम इसे खोलेंगे तो एयर के वहां जाने से पूल के पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन सीजन उसे ऐसे करने से रोकने लगती है क्योंकि पानी के बढ़ने की वजह से शार्क भी यहाँ आ सकती है। अब टॉम काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो सीजन से लड़ना शुरू कर देता है। तभी फ्रैंकलिन उन्हें लड़ने से रोकता है और उन्हें एक टीम की तरह काम करने को कहता है, क्योंकि इसी तरह वो सब यहाँ से बचकर जा सकते हैं। अब फ्रैंकलिन अपनी बात खत्म करता तभी पूल से शार्क निकलकर उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है और दोनों शार्क्स मिलकर उसे खा जाती हैं। अब वहां पर सब लोग डर जाते हैं और उस लैडर से बाहर निकलने लगते हैं और उसका डोर खुलते ही एयर प्रेशर डिसबैलेंस हो जाता है और पूल का पानी उस रूम में भरने लगता है। अब वो सब उस मेंटेनेंस शाफ्ट में आ जाते हैं और टॉम और कार्टर मिलकर उस डोर को बंद कर देते हैं और स्टेयर्स से लेवल 1 की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब तभी उस पूल के रास्ते से शार्क अंदर आ जाती है और उस डोर को तोड़कर उनका पीछा करने लगती है। अब कार्टर को एक आइडिया आता है और वो लेवल 2 की तरफ बढ़कर उसका डोर खोलने लगता है ताकि पानी सारा लेवल 2 में भरने लगे और उन्हें ऊपर जाने का टाइम मिल जाए। अब वो ऊपर जा ही रहे होते हैं कि लैडर टूटकर शाफ्ट में अटक जाती है, जिसकी वजह से जैनिस पानी में गिर जाती है। अब कार्टर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क उसे तब तक पकड़ चुकी थी और वो उसे पानी में ले जाकर खा जाती है और कार्टर, सीजन और टॉम ये देखकर दुखी हो जाते हैं। अब वो लोग बीच में ही फंस चुके थे क्योंकि लेवल 1 का डोर उनकी पहुंच से दूर था, पर तभी उस डोर से प्रीच आ जाता है और पानी भरने से पहले उन्हें वहां से निकाल लेता है। अब टॉम कहता है कि हम स्टेयर से सरफेस पर जा सकते हैं, लेकिन प्रीच उन्हें बताता है कि वो जगह पहले ही डूब चुकी है। तभी कार्टर बताता है कि हम सरफेस से 60 फीट नीचे हैं, अगर हम इमरजेंसी पंप जनरेटर को ऑन कर देते हैं तो स्टेयर्स का पानी बाहर ड्रेन हो जाएगा। इसीलिए कार्टर और टॉम उसी इमरजेंसी शाफ्ट से होकर लेवल 2 पर आ जाते हैं और वहां से होकर दोनों लेवल 3 पर आते हैं जो पूरी पानी में डूब चुकी थी। अब टॉम पंप जनरेटर को ऑन करता ही है कि तभी उसके पीछे शार्क आ जाती है और उसे पकड़कर उसके टुकड़े करके खा जाती है। ये देखकर कार्टर डर जाता है और वो वापस पानी के रास्ते से जाने के बजाय एक दूसरे एयरलॉक रूम में चला जाता है शार्क से बचने के लिए। वहीं हम सीजन को देखते हैं जो प्रीत से कहती है कि उसे अपने रूम से रिसर्च का डेटा लेने जाना है। अब सीजन देखती है कि वो जगह आधी डूब चुकी थी और वो वहां से होती हुई अपने रूम में आती है जहां उसे डेटा मिल जाता है, लेकिन तभी उसकी तरफ एक शार्क बढ़ने लगती है और उस पर हमला करने लगती है। अब उससे बचने के लिए सीजन एक शेल्फ पर चढ़ जाती है
और इस चक्कर में उसका डेटा पानी में ही गिर जाता है और शार्क भी वहीं होती है। अब शार्क उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है, तो उसे मारने के लिए सीजन एक इलेक्ट्रिक केबल को निकालती है और उसे शार्क के मुंह में फेंक देती है, जिससे शार्क को एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो मारी जाती है। लेकिन शॉक की वजह से उसका डेटा भी जल जाता है। अब कार्टर दूसरे रास्ते से होकर लेवल 1 तक पहुंच जाता है और प्रीच उसे अकेले देखकर समझ जाता है कि टॉम भी नहीं बचा। फिर कार्टर प्रीच के साथ सीजन के पास पहुंच जाता है। अब कार्टर उन्हें एक डीकम्प्रेशन चैम्बर में लाता है और एक्सटिंग्विशर्स को वो वेस्ट से बांध देता है ताकि शार्क उससे डिस्ट्रैक्ट हो सके। फिर वो चैम्बर को पानी से भर देता है और लॉक खोलकर वो बाहर निकलते हैं और एक्सटिंग्विशर्स को ऑन कर देते हैं और ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और शार्क इससे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती है। अब वो तीनों जैसे ही सरफेस पर पहुंचते हैं तो प्रीच का पाँव शार्क पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। अब प्रीच हार नहीं मानता और अपने लॉकेट से उस पर वार करने लगता है और उसी में उसका लॉकेट उसकी आंख में लग जाता है और शार्क उसे छोड़ देती है। अब जैसे ही कार्टर उसे सरफेस पर देखता है वो उसके पास फौरन जाकर उसे सेफ जगह ले आता है और सीजन फौरन उसे फर्स्ट एड देती है। अब वो पूरी रिसर्च फैसिलिटी डूबने लगी थी और कार्टर समझ जाता है कि शार्क्स ऐसा क्यों कर रही है। पानी के अंदर का केस टाइटेनियम का बना हुआ है लेकिन ऊपर का स्टील है और वो फैसिलिटी को पानी में डुबाकर ऊपर के स्टील को तोड़ के यहाँ से बाहर निकलना चाह रही है और सूजन भी अपनी गलती समझ जाती है और वो शार्क को मारने का कहती है। अब वो देखते हैं कि शार्क स्टील को तोड़ने लगती है तो कार्टर एक हार्पून गन और बैटरी लाता है और हार्पून में डायनामाइट पाउडर भर देता है और सीजन से कहता है कि वो जैसे ही शार्क को शूट करे वो ये एंड बैटरी से कनेक्ट कर दे जिससे ब्लास्ट होकर शार्क मारी जाएगी। अब कार्टर उसे शूट करने के लिए उसके करीब जाने लगता है लेकिन शार्क बहुत दूर होती है इसीलिए वो शूट नहीं कर सकता था और शार्क केज को तकरीबन तोड़ चुकी थी। तो सीजन उसे करीब लाने के लिए खुद बेट बन जाती है और एक शार्प टुकड़े से अपना हाथ काटकर पानी में कूद जाती है। अब ब्लड की स्मेल से शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है और सीजन के बचाने के लिए कार्टर भी बढ़ता है। अब सीजन पानी से बाहर निकलने के लिए स्टेयर पकड़ती है लेकिन वो टूट जाती है और शार्क उस पर अटैक कर देती है और उसके टुकड़े करके उसे खा जाती है। अब सीजन के बचाने के लिए कार्टर पानी में आ चुका था तो शार्क उस पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन कार्टर उसे डॉज कर देता है और उसका फिन पकड़ लेता है और फिन छुड़वाने के लिए शार्क तेज स्विम करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि प्रीच हार्पून गन लेकर शार्क के पास पहुंच चुका था और वो जैसे ही निशाना लगाता है तो वो शार्क के फिन से होता हुआ कार्टर के पाँव में घुस जाता है और कार्टर वायर को बैटरी पर लगाने के लिए कहता है। अब शार्क स्टील केज से बाहर निकलने लगती है तो कार्टर उस केज को पकड़कर खुद को आजाद करा लेता है और प्रीच उस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देता है जिससे एक धमाका होता है और उस आखिरी शार्क के छींतड़े उड़ जाते हैं और प्रीच देखकर खुश हो जाता है कि कार्टर जिंदा है। अब कार्टर प्रीच के पास पहुंच जाता है और वो दोनों रिलैक्स करने लगते हैं और देखते हैं कि उनका क्रू जो वीकेंड पर गया था वो भी अब लौट आया है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी डीप ब्लू सी की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। इसके आगे के 2 पार्ट्स को भी मैं अपने आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी तो उन्हें भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।